चलो भाई, चैप्टर स्टार्ट होने पर ही हमने समझा कि जब एक बोतल की बात हम कर रहे थे और उसको नीचे फोर्स लगा रहे थे तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पानी की बोतल गैस नो बोतल इधर ध्यान दो। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज दिस, तो इसका लीनियर मोशन होगा। इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज चेंज बाय द डिस्टेंस आर, और वो डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये मैंने फोर्स दिया, तो मैक्सिमम रोटेशन इसका होगा। समझ में आ रहा है? दरवाजे का एग्जांपल ले सकते हैं कि दरवाजे में एक साइड हिंजिस होते हैं और दूसरी साइड आपका एक क्या होता है, वो हैंडल होता है। अब ये उसका डिस्टेंस हुआ and this is your line of action, they both should be perpendicular, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और एकदम इजीली दरवाज़ा खुल जाएगा। तो टॉर्क लगाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखो, अगर कोई ने मन था दरवाजा अभी तक खोलो एकदम परपेंडिकुलर, तो एकदम इजीली खुलेगा। कोई ऐसे खोलेगा तो एंगल ऑब्ट्यूस बन गया, कोई ऐसे खोलेगा तो एंगल एक्यूट बन गया, दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? तो फोर्स एंड एफ के बीच का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, मतलब जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा। आइडियल केस सिनारियो में आर और एफ के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। बिकॉज साइन 90 क्या होता है, 1, तो आर एफ साइन 91 होगा। तो मैथमेटिकली भी वही होता है और फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी वही होगा। समझ में आ रहा है? तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वहाँ से लाइन ऑफ एक्शन होगी। फोर्स कैन बी अप्लाइड लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी फोर्स लग सकता है जहाँ पे फोर्स और इसके बीच में अलग थीटा हो सकता है। तो आर एफ साइन 30 हो जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा। साइन 30 मतलब 1/2, तो टॉर्क डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो टॉर्क लगा उससे ये टॉर्क हाफ हो जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ टॉर्क। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो लाइन ऑफ एक्शन नामनी वस्तु समझवी पड़શે। फोर्स અહીંયા लगाई दे तो आ वस्तु लीनियर मोशन करवा માંડે, ये लीनियर चलने लगता। पर उसी फोर्स को किसी आर डिस्टेंस पे लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर रख के हमने जब टॉर्क लगाया तो सिचुएशन क्या हुई, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टाउ वेक्टर इज डिफाइंड बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फोर्स ही लगाना है पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब 90 डिग्री होगा, तब आर और एफ ऐसे लग रहा होगा तब। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम टॉर्क ऐसी सिचुएशन में लगेगा। टॉर्क का डेफिनेशन देखो अंदर क्या लिखा है, एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम सेम इसके जैसा दिख रहा है कि भाई इसके अंदर यहाँ पे 90 है, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली एंगल पुट अप कर दिया हमने, लाइन ऑफ एक्शन बता दी, लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही फोर्स लग रहा है तो मैक्सिमम टॉर्क, और लाइन ऑफ एक्शन से किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है तो आर एफ साइन थीटा, थीटा का एंगल चेंज हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, सपोज अ फोर्स, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सपोज अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल पी हैविंग द पोजीशन आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ हमने अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे थीटा। 90 डिग्री वाला केस अभी नहीं ले रहे हैं, कोई भी रैंडम थीटा लिया हुआ है। तो टॉर्क इज डिफाइंड बाय, उसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। अब उसको मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया, और उसकी डायरेक्शन अगर समझनी है टॉर्क की तो कैसे समझेंगे, आर क्रॉस एफ करावવાનું છે, તો આર છે ને એફ છે, तो आर क्रॉस एफ करशो डायरेक्शन क्या जैसे सीधी जैसे। समझ में आ रही डायरेक्शन, समझ में आ रही है भाई सबको? ये आर ये एफ, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो डायरेक्शन ऐसी होगी, तो वही हमारा टॉर्क है, ऐसे ही रोटेट करेगा ये चीज़। लॉजिकली हमको समझ में आ ही रहा है, सिंपल एकदम। तो टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क का फॉर्मूला अंदर लिखा हुआ है। मैक्सिमम टॉर्क लाने के लिए पीछे के पेज पे देखो, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन
फ्रॉम द ओरिजिन, उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। उस केस में क्या होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो आर एफ मैक्सिमम टॉर्क, मतलब दरवाजानी सामने ऊपर है ना, इतने 90 डिग्री पर फोर्स लगाओ सो, तो आर एफ साइन 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क एकदम इजीली दरवाजा खुल जाएगा। सिंपल, कोई डाउट? तो टॉर्क डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ये एक मेन चीज़ है कि इफ़ वी वांट टू फाइंड टॉर्क किसी भी क्वेश्चन में, तो रेफरेंस पॉइंट देना इज मस्ट। रेफरेंस पॉइंट मतलब इस पॉइंट में रेफरेंस पॉइंट कौन है, ये वाला, कि इसके रिस्पेक्ट टू कुछ हाइट पे चला गया मैं, तो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट यू कैन नॉट फाइंड टॉर्क, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट से ही कोई आर डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा होगा। तो अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आर डिस्टेंस नहीं है, आर डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी बड़े पत्थर को हटाना है ज़मीन पर से, तो यहाँ से एक लकड़ी लेकर के हम उस पर ऊपर छोटा सा फोर्स लगाएंगे, दिस विल बी योर लाइन ऑफ एक्शन, दिस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया, तो यहाँ से कपल फोर्स क्रिएट हुआ और पत्थर हट गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिकली टॉर्क कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज कपल फोर्स। कपल फोर्स का मतलब किसी ढक्कन को हम खोलते हैं, तो ढक्कन खोलने के लिए एक इस तरफ फोर्स लगता है, एक इस तरफ फोर्स लगता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो एक टॉर्क इधर बना, एक टॉर्क इधर बना, ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क बना, वो खुल गया। समझ में आ रहा है? तो कपल फोर्स का यूज़ इसमें भी बोल सकते हैं। कपल फोर्स का यूज़, दरवाज़ा यहाँ से खींचा, हिंजिस ने उस तरफ फोर्स लगाया, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, हिंजिस ने उस तरफ लगाया, इसलिए दरवाज़ा इजीली खुल गया। समझ में आ रहा है? तो सारे एग्जांपल्स जो अंदर लिखे हैं वो अच्छे से समझ लो। ये बॉटल वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि लीनियर, ये उसका हुआ लास्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर किसी एंगल पे फोर्स लगा, बॉडी ऑन द ग्राउंड, कोई नीचे लेटा हुआ है उसको उठाना है, कोई नीचे ऐसा लेट गया है तो उसको उठाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से उसका हाथ पकड़ के उसको खींचेंगे, तो उसके पैर यहाँ से नीचे फोर्स लगाएंगे, तो वो भी कपल फोर्स क्रिएट होगा और वो आसानी से उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क एंड कपल फोर्स। विद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी इजी टॉपिक है कि अगर एक पार्टिकल में ऐसा हुआ तो मल्टीपल पार्टिकल्स में R1 F1 प्लस R2 F2 अप टू Rn Fn, टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn। तो वेक्टर चीज़ों में आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, और एक ही बार हमने समझा कि भाई A क्रॉस B करो तो C वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वही लॉजिक हर बार अप्लाई करो, स्क्रू रूल लगाओ, तो हर बार आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ से जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक स्क्रू लगाना है, R से F जा रहे हैं तो R से F स्क्रू लगाना है, तो अंदर की तरफ ही जाएगा, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और उसके बाद लास्ट थियरी है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क। उसमें प्रॉपर्ली समझाया है कि वाई वी कंसीडर F sin थीटा एंड नॉट F cos थीटा। वो फिर से एक बार करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक पार्टिकल है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट A, ये पॉइंट P, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R वेक्टर। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन पे ऐसे, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो F का कॉस कंपोनेंट इधर होगा और F का साइन कंपोनेंट इधर होगा। अब सोचो ध्यान से, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल क्रिएट रोटेशनल मोशन? साइन इज ओनली रोटेटिंग, तो टॉर्क क्या हुआ, आर एफ साइन थीटा। और कॉस थीटा तो क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो कॉस थीटा इज डूइंग लीनियर मोशन, इस पूरी बॉडी को लीनियरली आगे ले जा रहा है। और एफ साइन थीटा इज द ओनली कंपोनेंट विच इज रोटेटिंग। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क भी समझ में आया, वाई वी आर डूइंग आर एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है, वाई वी आर कंसिडरिंग ओनली साइन एंड वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग कॉस, बिकॉज कॉस क्या करेगा, इसको लीनियर मोशन में हेल्प करेगा, साइन विल हेल्प टू रोटेट द बॉडी। दैट्स वाई उसका पूरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन का अलग थियरी है। जो डायग्राम दिखाया है उसी के 2 पॉइंट्स हैं। दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसको एक बार पढ़ लो, एक बार समझा देता हूँ पढ़ के। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द आर वेक्टर इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा, हेंस आर एफ कॉस 0, दोनों के बीच में एंगल नहीं है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कॉस 90 0, तो चलेगा नहीं, कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं। तो मैथमेटिकली भी हमको पता है और देख के भी हमको समझ में आ रहा है कि देयर इज नो टॉर्क जनरेटेड बाय एफ कॉस थीटा, सो दैट
दिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ टॉर्क, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। तो एफ कॉस थीटा को हमें गिनना नहीं है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर इज एफ साइन थीटा, दिस कंपोनेंट प्रोड्यूसेस द रोटेशनल मोशन। दैट्स वाई वी ऑलवेज राइट कि भाई डिस्टेंस जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट से होगा, और उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी, देन एंड ओनली देन टॉर्क विल बी अप्लाई। सिंपल। मैक्सिमम टॉर्क तभी अप्लाई होगा किसी रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस होगा, और वो भी अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। सिंपल। तो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ लिया हमने। एंड वी विल ऑलवेज राइट आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस, तो हमारे पास कपल फोर्स है। कपल फोर्स के आगे एक सी टॉपिक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो हम क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम फाइंड करेंगे। रिजिड बॉडी का कोई भी एक पार्टिकल ले लेंगे, कोई भी एक रैंडम पार्टिकल ले लिया जो आर वेक्टर पे है और रोटेट कर रहा है। ऐसा डायग्राम अंदर बनाया हुआ है, देख लो। टॉर्क की टोटल 6 थियरी है, ABCD ऐसा को लिखा होगा आपने। फर्स्ट थियरी ए टॉर्क, फिर बी थियरी होगी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज वेरी इजी। सबसे पहले चालू हुआ टॉपिक टॉर्क से, उसको हमने नाम दिया ए। उसके बाद बी नाम पे आई थियरी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ए के अंदर हमने सब सीख लिया कि व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर हम आ गए सी पॉइंट पे, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। हम ऐसे ही सीखते हैं सारी थियरी। पहले हम 2 पार्टिकल के बीच का सेंटर ऑफ मास सीखा, फिर मल्टीपल पार्टिकल के बीच का सेंटर ऑफ मास सीखा, फिर रिजिड बॉडी का सीख लिया। सिमिलरली हमने टॉर्क सीखा किसी एक पार्टिकल पे, फिर सीखा किसी मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पे। मल्टीपल पार्टिकल के कोई लॉजिक है नहीं उसमें अलग से, हर एक आर वेक्टर पे अलग अलग पार्टिकल रखे हुए हैं, सब पे फोर्स लग रहा है F1 F2 F3। तो R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस R3 F3 अप टू सो ऑन टॉर्क बनते रहेंगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो टॉर्क लगेगा वो टोटल टॉर्क लगेगा, इसको अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे हम मान लेंगे कि कोई फोर्स लग रहा है, और रिजिड बॉडी का कोई एक पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे, कोई एक Rn वेक्टर, कोई एक n नंबर का पार्टिकल जो इस रेडियस में घूम रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है Fn। तो रिजिड बॉडी का टॉर्क होगा Rn क्रॉस Fn, और उसको फाइंड करने का तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड। उसमें पहले आप लिखोगे R वेक्टर, नीचे लिखोगे F वेक्टर, ऊपर तो आप IJK लिखते हो, एंड देन यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। सिंपल। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीख लिया डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डी थियरी में हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो वहाँ पे सिखा दिया, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क। ई थियरी में कपल फोर्स है, वो समझाता हूँ। उसके पहले आप ये सारी थियरी एक बार अपनी लैंग्वेज में फटाफट से लिख लो। चलो, कपल फोर्स। कपल फोर्स हमको पता ही है क्या होता है। दरवाजे में हमने सीखा किसी चीज़ का ढक्कन खोलेंगे तो भी उंगलियां एक तरफ फोर्स लगा रही है और थंब दूसरी तरफ फोर्स लगा रहा है विद द सेंटर। तो इसका टॉर्क इस तरफ गया, इसका इस तरफ गया, दैट्स वाई ये ओपन हो गया। तो दैट्स हाउ कपल फोर्स वर्क्स। हमको सिंपली पता ही है टॉर्क कैसे काम करता है। अब उसमें 2 टॉर्क है किसी भी पार्टिकल पे रखने वाले, R1 F1 प्लस R2 F2। बट लॉजिकली कपल फोर्स कैसा होगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट। ये F1 F2 दोनों इक्वल होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आने प्लस ले तो आ माइनस થઈ જશે, आने प्लस ले तो आ माइनस થઈ જશે। अब प्लस वाई છે तो आ माइनस वाई कर दे तो आने माइनस ले ले, तो माइनस R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। अब फोर्स इज सेम, तो यू कैन फोर्स को कॉमन निकाल सकते हो। इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं तो फोर्स कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा R2 माइनस R1 वेक्टर। दिस इज योर कपल फोर्स का टॉर्क। कि सेंटर से आ डिस्टन्स અહીંયાથી ફોર્સ લાગશે, અહીંયાથી ફોર્સ લાગશે, તો બે અલગ અલગ ટોર્ક અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ક્રિએટ થશે, જેના લીધે રોટેશનલ ફોર્સ બનશે અને વસ્તુ ખુલી જશે કે બંધ થઈ જશે। દરવાજો ખોલવો હોય, બારણી ખોલવી હોય તો આમ ફોર્સ લગાવશો, બંધ કરવી હોય તો આમ ફોર્સ લગાવશો। તો કપલ ફોર્સ વિલ હેલ્પ અસ ટુ ઓપન ઓર ક્લોઝ ધ થિંગ્સ। કપલ ફોર્સ બી આવડે ભાઈ?
उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी नाम का एक थियरी है, उसको समझना एकदम ईजी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब किसी टेबल पे ब्लॉक पड़ा है तो इसके ऊपर mg और n फोर्स है जो दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। और कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में उसका मतलब क्या हुआ, जो આના આવી રીતે બેલેન્સ કરું ને હું તો શું થાય, રોટેટ થવાનો ટ્રાય કરશે આવી રીતે कोई भी एक बाजू। हमको पता है कि जहाँ से बीच में से हम पकड़ेंगे, यहाँ से एक फोर्स नीचे, यहाँ से एक फोर्स नीचे, तो इसको बचाने के लिए मुझे कपल फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो क्या होगा, एक फोर्स यहाँ से नीचे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से नीचे लग रहा है, बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट इट, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आने वो रेफरेंस पॉइंट मान लो बच्चे, तो आर क्रॉस एफ दो टॉर्क लग रहे हैं इसके ऊपर, तो उस टॉर्क को बचाने वाला रिजल्टेंट टॉर्क बीच में लाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई चीज़ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, तो टोटल नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, टाउ नेट ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो। यहाँ से एक टॉर्क बना क्लॉकवाइज आर क्रॉस एफ, यहाँ से बना एंटी क्लॉकवाइज आर क्रॉस एफ। उन दोनों टॉर्क को सेटिस्फाई करता हुआ ऊपर एक टॉर्क मुझे लगाना पड़ा एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पकड़ के, तब जाके वो बैलेंस हुआ। मतलब नॉट नेट टॉर्क शुड बी जीरो, तब जाके बोल सकते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए हम बोलते थे एफ नेट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉसिबल, वन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, उसकी तरीके बताए हुए हैं कि कोई चीज़ पड़ी हुई है ऊपर नॉर्मल नीचे mg तो इक्वल हो गया फोर्स। दूसरे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि हॉरिजॉन्टल चीज़ पे यहाँ से फोर्स लगा सेम फोर्स, इसको यहाँ से खींचा सेम फोर्स, तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। फिर टॉर्क लगने के तरीके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, डस्टर वाला एग्जाम्पल सेम लिया, बीच में एक नाइफ रखा हुआ है, पिवोट रखा हुआ है, तो यहाँ से एक फोर्स लगेगा, यहाँ से एक फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स इसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे, तो हमें बीच में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको रोके, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का अलग अलग क्वेश्चन जो नीट में आएंगे वो अलग टाइप के होंगे, वो मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा। उसमें क्या होता है कि ये डस्टर को ऐसे पकड़ के रखना है, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो इक्विलिब्रियम, एप्लिकेशन चेंज करतो जब અહીંયા फोर्स लगाવું તો રોટેટ થવા માંડ્યો, તો આની માટે નોર્મલ કેવો લગાવવો પડશે કે રોટેટ ના થાય, એવા બધા સવાલ બનશે। પણ હમણાં આપણે એ બધી ડિસ્કશન નહીં કરતા, હમણાં સિમ્પલ ડિસ્કશન એટલું જ છે કે આવું ડસ્ટર છે, વચ્ચેથી ફોર્સ લગાવ્યો છે, અહીંયાથી એક ફોર્સ, અહીંયાથી એક ફોર્સ, આ ક્લોકવાઇઝ આ એન્ટી क्लॉकवाइज, तो दो टॉर्क बनेंगे, कौन सा टॉर्क प्लस कौन सा माइनस ये हमें सीखना है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भाई नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर उसमें कौन सा टॉर्क कैसा लेना है वो हमें सीखना है खाली। ये बाजू में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स नाम की एक थियरी दी है, उसमें देखो कि रिजल्टेंट टॉर्क रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक फोर्स ऊपर लगाया, यहाँ से F1 F2 नीचे है, तो R इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, मतलब ये लीनियर इक्विलिब्रियम में है। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने फाइंड किया, यहाँ से इसका डिस्टेंस D1, यहाँ से इसका डिस्टेंस D2 मान लेता हूँ, तो D1 F1 को उन लोगों ने प्लस लिया, एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को प्लस लिया और क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को माइनस लिया, तो टाउ 1 माइनस टाउ 1 इक्वल टू जीरो। समझ में आया हाउ दिस थिंग इज इन इक्विलिब्रियम? समझ में आ रहा है? थोड़ा सर्कुल लखीने बताओ, देख लो। अब ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एनसीईआरटी में भी थियरी है। ये D1 डिस्टेंस पे F1 फोर्स लग रहा है, D2 डिस्टेंस पे F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ से मैंने एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्विलिब्रियम ऐसा हुआ, R ऊपर और F1 F2 नीचे, तो उसका रिलेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू F1 माइनस F2, दोनों फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर के एक रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। આપણે આવું કરીએ, યાદ કરો, અહીંથી फोर्स लगायो 5 न्यूटन, અહીંથી लगायो 3 न्यूटन, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू ma, ऐसा लिखते हैं। दैट्स हाउ वी विल राइट इट।
समझ में आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये होगा समेशन एफ इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 हो गया। अब टॉर्क की बात करो, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आर क्रॉस एफ, ये क्लॉकवाइज टॉर्क आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को प्लस लेना है, क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस लेना है। दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 लेंगे प्लस F1 B1, ये 1 फोर्स होगा, और ये माइनस F2 D2, एंड बोथ फोर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल फोर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो समेशन टाउ बी 0, मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो दैट वी कैन से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और भाई तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जी थियरी तक एक बार पढ़ के ये पूरा टॉर्क खत्म हो गया। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम पे शिफ्ट करते हैं। 2 मिनट का टाइम ले लो, जे लखो लखी ने, પછી આપણે ડાયરેક્ટ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ પર શિફ્ટ કરીએ।